स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिक्स वर्ल्ड की क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें तो ये क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास की कुछ घटनाओं को सोचो। जैसे आपने कई ऑब्जेक्ट्स को देखा होगा कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन पावर आप देखते हो। कई जगह आपने रिपल्शन का भी फिनोमिना ऑब्जर्व किया होगा और कई जगह पे आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कुछ ऐसे फिनोमिना है, जैसे नॉर्मल हमने बचपन में भी किया होगा कि अगर आपके पास एक पेन है, अगर आप उसको एयर में रफ करते हो, देन एक पेपर पीस के पास ले जाते हो तो उनके अंदर एक पावर आ जाती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। सिमिलर अगर एक बलून लेते हो, बलून को अगर आप आपके एयर में रफ करते हो तो रफ करने के बाद अगर आप उसको किसी वॉल पर टच करते हो तो वो वहां पर चिपक जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि प्लास्टिक पर अगर हम क्लॉथ से रफ करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर आप बाद में उसको टच करते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये सारी फिनोमिना कैसे हो रहा है, क्या है ये सारी चीजें? तो ये सारी चीजों के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। मीन्स जब हम पेन को हमारे एयर में रफ करते हैं तो एक्चुअली में हम पेन को चार्ज कर देते हैं। हम बलून को हमारे एयर से रफ करते हैं, हम बलून को चार्ज कर देते हैं। तो बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, मीन्स उसके अंदर चार्जेस आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या, जो इन सारी फिनोमिना को कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए सबसे पहले हमको इन सारी फिनोमिना को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर हम देखें तो कोई बहुत नई चीज नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर होता है उसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है चार्जेस। अब ये उसकी फंडामेंटल चार्जेस कैसे होगी, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो कैसे होगी? हम देखेंगे कि एवरी मैटर इज मेड बाय एटम्स। जो हर मैटर्स है वो एटम से बने हैं और जो एटम्स है उसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एंड जो न्यूट्रॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो हर मैटर एटम से बना और हर मैटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होंगे वो चार्जेस? आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अब बात करते हैं हम इसके मेजरमेंट की बात करें कि अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको मेजर करेंगे तो उसके लिए एक यूनिट चाहिए हमें। तो यूनिट कौन सी होगी? सो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी कूलाम। इट मीन्स कि जो कूलाम है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेजर करते हैं। अब हर किसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको जब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, जिसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है कि दे आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनके अंदर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव जो फोर्सेस होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी बोलते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि किस कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और किस कंडीशन में ये रिपल्सिव फोर्स को शो करेंगे। सो जब दो सिमिलर चार्जेस, जब दो लाइक चार्जेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के रीच में होंगे, तब उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। बट इनके अपोजिट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। देन अगर इसकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगली प्रॉपर्टी होगी एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। मतलब एडिटिव नेचर क्या है? तो हम इसको समझे कि एडिटिव नेचर क्या होता है। तो एडिटिव नेचर होता है चार्जेस की वो नेचर जिसके अकॉर्डिंग चार्जेस
आपस में मिल करके एक बड़ा चार्ज बनाते हैं। मीन्स कि आपके पास जो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट सारे चार्जेस के सम का रिजल्ट होगा। मीन्स जो नेट चार्ज है उसके अंदर प्रेजेंट सारे चार्जेस के सम के इक्वल होगा। वहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज है तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली पॉजिटिवली होगा। नेगेटिव है तो भी वो इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हुए तो उस कंडीशन में वहां पर कुछ अमाउंट आपको जो है वो कम मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें, अगर +5 + 5 + 5 तो +15 कूलम, -5 -5 -5 तो वो होगा -15 कूलम। बट अगर +5 + 5 एंड -5 हुआ, उस कंडीशन में 15 नहीं बल्कि 10 कूलम होगा और ये होगा नेट चार्ज। मीन्स ये चार्जेस का एडिटिव नेचर होता है कि सारे चार्जेस आपस में मिलकर एक नेट चार्ज क्रिएट करते हैं और आपस में मिलकर एक चार्ज बनाते हैं। तो यही इसका जो है एडिटिव नेचर होता है। इसके बाद जिसकी अगली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ चार्ज ऑलवेज कंजर्व होते हैं। मीन्स अगर जो चार्जेस है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, दूसरी बॉडी से एक बॉडी में आ सकते हैं, मतलब चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन जनरेटर उस चार्जेस के ट्रांसफर के दौरान किसी भी चार्ज का लॉस नहीं होता है। मीन्स जो चार्ज होते हैं वो ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते। अगली जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की वो होती है कि चार्ज इट कैन बी ट्रांसफरेबल। मीन्स चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगली जो प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं तो वो ऑलवेज एक इंटीजर नंबर में होते हैं। इसका फार्मूला होता है वो होता है Q = NE। मतलब अगर कोई चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो चार्जेस किसके थ्रू होंगे? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ट्रांसफर होंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे? एक इंटीजर नंबर में होंगे। और यही जो प्रॉपर्टीज है जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है Q = ±NE। यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी E = -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मतलब प्रोटॉन पर अगर एक चार्ज होगा तो कितना होगा? तो वो होगा 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 होगा और अगर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है तो +1.67 होगा। सिर्फ एक यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, अदरवाइज दोनों ही वैल्यूज क्या है? दोनों ही सेम है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के मैंने बताया था कि ट्रांसफरेबल होते हैं, तो कहाँ ट्रांसफरेबल होंगे? क्योंकि हर मटेरियल में तो ट्रांसफर होता नहीं है। तब हम बात करते हैं कि जब ये ट्रांसफर होते हैं तो ये कंडक्टर्स में होते हैं। तो जो इनके कंडक्शन के बेस पर जो मटेरियल्स हैं उनको एक्चुअली में ऐसा तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। बट एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसे आप आगे जाके 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। सो व्हाट इज द कंडक्टर? सो कंडक्टर क्या है? तो कंडक्टर एक वो मटेरियल है जिसमें जो चार्जेस है वो इजीली फ्लो करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। वही इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो करंट के फ्लो को या चार्जेस के फ्लो को अलाउ नहीं करते, चार्जेस उसमें से फ्लो नहीं हो सकते। तो ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है इंसुलेटर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आगे जाके हमें एक इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को समझाने में बहुत हेल्प करेगा। और ये जो टॉपिक है ये आपको यही नहीं इवन कॉलेजेस तक बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूं तो अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा हम हमारे तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम हमारे आसपास के
जो इन्वायरमेंट में अगर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमें ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन एट दैट पॉइंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर एक इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करेंगे, उस पॉइंट पर उस पर किया गया जो वर्क डन होगा वो होगा उस पॉइंट पर उस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसको समझेंगे तो आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या बोल दिया और क्या हो गया, कैसे होता है, समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लें। आई थिंक वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम सभी उस एग्जाम्पल से होके गुजरे हैं। फिलहाल हम जब बहुत छोटे थे तो हमने भी शायद ये किया है, और अभी तो आप 10th में होंगे, 12th में होंगे, लेकिन कभी न कभी जब आप नर्सरी या प्राइमरी सेक्शन में होंगे तो आपने एक बार तो किया होगा, इवन मोर देन 100 टाइम्स भी किया होगा, हो सकता है। तो क्या है वो एग्जाम्पल? सपोज कीजिए कि आपकी स्कूल जो है उस बिल्डिंग के अराउंड एक बाउंड्री है, होगी। बिना बाउंड्री की स्कूल्स बहुत कम होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आवर बोर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हर स्कूल की एक बाउंड्री होना जरूरी है। खैर अभी वो हमारा मुद्दा वो नहीं है, हम पॉइंट पर आ जाए। सो हम बात करते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग है उसके अराउंड एक वॉल की बाउंड्रीज होगी। कभी न कभी बचपन में आप आपके घर में होंगे और आपका मन नहीं किया होगा आज हमको स्कूल नहीं जाना, तब आप बहुत रोए होंगे कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, ऐसा ऐसा। लेकिन तब आपके मम्मी आपके पापा ने जबरदस्ती आपको खींच के ले जा रहे होंगे स्कूल में। अब वो सीन को इमेजिन कीजिए कि स्कूल में आप जाना नहीं चाहते, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। आप बहुत रो रहे हो, हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, इट मीन्स आप उधर जाना चाह रहे हो, मतलब आप घर पे हो, आपको घर वाले पकड़ के जबरदस्ती कागज पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं और आपको लेके जा रहे हैं और आपको स्कूल कैंपस के अंदर किसी एक जगह छोड़ दिया। सपोज वहां पर सिक्योरिटी गार्ड था, उसको दे दिया और बोला कि मेरा बच्चा इसको उस क्लास में छोड़ दो और वहां पर इसको बैठा देना, और उस पेरेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी तो काम करना पड़ा, आपके पेरेंट्स का भी तो वर्क डन हुआ कि वो इन्फिनिटी से आपको, मतलब के घर से आपको लेकर के आए और स्कूल के कैंपस के अंदर छोड़ दिया। तो जहां छोड़ा वहां तक भी तो काम करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम यहाँ पे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करेंगे, और उस बिल्डिंग के अराउंड जो बाउंड्री है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। तब आप खुद जो स्कूल नहीं आना चाहते रहे, अब एक चार्ज हो, अब आपको लाने के लिए एक वर्क डन हो रहा है, तो आपके घर से ला रहे हैं, सपोज कर लो बहुत दूर है आपका घर, अब इन्फिनिटी कंसीडर कर लो। तब आपको आपके घर से लेकर के स्कूल के अंदर लाने में, इट मीन्स उस बाउंड्री के अंदर लाने में जितना वर्क डन हुआ, उस पॉइंट पर आपके लिए वो पोटेंशियल हुआ। मतलब आपके घर वाले आपको सपोज सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़ के गए हैं, तो घर से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक लाने में जो वर्क डन होगा, उस गार्ड के पास की जगह तक जो वर्क डन हुआ, वो उस पॉइंट के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हो? मतलब वैसे ही चार्ज है, चार्ज इन्फिनिटी पे कहीं पर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक फील्ड है, तो इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ के लाए इन्फिनिटी से, और इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पर रखा। तो किसी एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने रखा, तो वहां तक के लिए जो वर्क डन हुआ आपका, वो वर्क डन ही उस चार्ज के लिए होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि ये जो सिचुएशन है इससे हर स्टूडेंट गुजरा है। तो अगर इस एग्जाम्पल के जरिए हम देखें तो आप काफी अच्छे से इसको समझ सकते हो। अब हालांकि इसको एग्जाम में लिखना मत बेटा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल, इसकी यूनिट के बारे में, कि अगर ये जो हुआ है इसको डिनोट किससे करेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। और अगर इसका फार्मूले की बात करें, बिकॉज अभी मैंने बोला है कि जो वर्क डन होगा, तो जितना वर्क डन किया आपने चार्ज पर वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तब इसका जो फार्मूला बनता है वो बनेगा V इज इक्वल टू W/Q। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम बात करें कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हो गया,
अब इसे मेजर करना पड़ेगा, तो मेजर करेंगे तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। मींस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी वोल्ट। कैसे बनी है? हमेशा मैं बोलता हूँ फार्मूले से बनती है एसआई यूनिट्स, हम क्लियरली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला होगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W मीन्स वर्क डन, जिसकी यूनिट होती है जूल। वही चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कुलाम। तब 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल पर कुलाम। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो दोनों ही कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वही बात हो गई कि लेंथ में जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल में डिफरेंस है। मीन्स कि अगर आपने एक चार्ज को यहाँ किसी एक पॉइंट ए पर लाए तो आपने कोई वर्क डन किया। सपोज अब उसी इंफिनिटी से आप चार्ज को बी पॉइंट पे लिया है जो उससे दूर है थोड़ा, तो वर्क डन क्या हुआ? पहले से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। तो कितना ज्यादा हुआ? तो अगर आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को ए पर लाए, आपने कोई वर्क डन किया, फिर आप इस इंफिनिटी से उसको बी पर लाए तो ज्यादा वर्क डन हुआ। तो दोनों के वर्क डन में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस उसके पोटेंशियल का होगा। मीन्स या तो हम बोले कि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले, या फिर दोनों पोटेंशियल के वर्क डन में डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? वोल्ट है। क्योंकि जब लेंथ में डिफरेंस, अगर एक बिल्डिंग अगर 150 मीटर ऊंची है और दूसरी 160, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 मीटर का। दोनों में जब डिफरेंस निकाला यूनिट चेंज हुई? नहीं हुई। तो यहाँ पे जब दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे यूनिट क्यों चेंज होगी? नहीं होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी वोल्ट। ठीक है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ बहुत करीब है, उससे समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझना पड़ेगी। जब हम उस टर्म्स को समझ जाएंगे तो हम उस इंपॉर्टेंट लॉ की तरफ बढ़ चलेंगे। तो उसमें से हमने एक इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी उसे समझ लिए। अब हम अगले टर्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो स्टेट होती है, एक होती है रेस्ट की और एक होती है मोशन की। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उसे बोला जाता है उनकी स्टेट को इलेक्ट्रोस्टैटिक। मींस जब चार्ज रेस्ट में होंगे तो उन्हें बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। बट मैंने बताया कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो बैठे बैठे तो होंगे ही, मोमेंट होगा। तब जब चार्ज के बीच में मोमेंट होता है तब उस मोमेंट को हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मींस जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तब इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब इसे हम डिनोट करने की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम आई से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, बिकॉज जो हमने स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करंट का फार्मूला बनता है वो बनता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो हो रहा है। अब यहां पर अगर मान लो कि ये चार्ज की वैल्यू टाइम की रिस्पेक्ट में अगर वेरी करेगी तब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या होगा? तब उसको हम बताएं, डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी से। ठीक है, तो ये बात थी करंट की। तो अभी हमने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, साथ ही हमने समझा इलेक्ट्रिक करंट और उसकी यूनिट के बारे में। अब हम उस इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं जिसके लिए मैं इतनी देर से बात कर रहा था। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। सो अब जो ओम्स लॉ है वो इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसी में अगर हम बात करें कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट, अप्लाइड करंट is directly proportional to the potential difference of the conductor. Means
ओम्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो स्टेट ने बताया कि जो करंट है जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काफी कंफ्यूजन होता है। तो इस लॉ को समझाने से पहले मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होते हैं इसको आप कैसे समझ सकते हो। बहुत इजी है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपके पास जैसे V प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि जो पोटेंशियल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें क्या होता है कि दो चीजें हैं, अगर एक की वैल्यू बढ़ी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम हुई तो दूसरे की भी कम होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यूज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो एक के बढ़ने पर बढ़ती है और एक के कम होने पर कम हो जाती है। वहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये थोड़ा सा ऐसा चलता है, मतलब एक की वैल्यू कम हुई तो दूसरे की बढ़ जाएगी, या फिर इसकी बढ़ाई तो इसकी कम हो जाएगी, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है, दोनों की वैल्यू एक साथ डिक्रीज होती है। वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक की वैल्यू बढ़ गई तो दूसरे की कम, और एक की वैल्यू कम तो दूसरे की ज्यादा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के अपोजिट चलती है। कहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पर ओम्स लॉ ने वही चीज को समझाई कि जो ओम्स लॉ बोला, जो ओम्स लॉ है उसने ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। मींस कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तब बेसिकली होना तो चाहिए I प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन जब राइटिंग वर्क की बात की तो यहाँ पे इसको लिख दिया गया V प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को ले एक एग्जांपल को लेकर समझ सकते हैं। जैसे एक रिश्ता होता है नल और पानी का, आपने नल को ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो निकलेगा कैसे? तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जैसे आप नल को घुमाते जाते हो तो वैसे वैसे गैप होती जाती है, और जितनी ज्यादा गैप होती है वाटर का फ्लो होगा। जितना उनका गैप बढ़ाते जाओगे वैसे ही जो वाटर का फ्लो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही उनके बीच में आप गैप कम करते चले जाओगे जो वाटर का फ्लो है वो भी क्या होगा, कम होता चले जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के फ्लो को आप किससे कंपेयर करोगे, करंट के फ्लो से। और ये जो आप बात करें इसको आप किसके कंपेयर करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस से। हम कंसीडर कर ले एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये, दोनों के बीच का पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे कोई गैप दिख रही है नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूं, मतलब पोटेंशियल का जो दोनों पोटेंशियल के बीच में थोड़ा सा जो गैप है, डिफरेंस है, वो इंक्रीज किया, करंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, और गैप बढ़ाई। अब जैसे नल में आप गैप बढ़ाते जाओगे तो वाटर का फ्लो बढ़ता चले जाएगा, वैसे ही क्या होगा, दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच में करंट का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, और यही गैप को अगर आप कम करते चले जाओगे तो करंट का जो फ्लो होगा वो भी कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस है और करंट में यही रिलेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते चले जाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। वहीं अगर आपने जो करंट है उसकी वैल्यू को कम करना है तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सो ये रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो जैसे अपन बात करते हैं V प्रोपोर्शनल टू I लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को जो है हम ज्यादा टाइम तक यहाँ ऐसे रख नहीं सकते, इसे हमको हटा के क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन। तो जब हम V प्रोपोर्शनल I है तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक रूल है कि जब भी आप एक प्रोपोर्शनल हटाते हो तो आपको उसकी जगह पर एक कांस्टेंट देना होगा। उस कंडीशन पर ये हो जाएगा V इज इक्वल टू R I, जहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस है
I करंट है और जो R होगा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस तरीके से ओम्स लॉ तो आपका डिराइव हो गया, लेकिन यहाँ नया नाम आया, वो आया है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब यहाँ पे ये चर्चा का विषय हो गया हमारे लिए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। कुछ नया नहीं है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में, किसी और नाम से या किसी और तरीके से। तो बात करते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या करती है, अपोज करती है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप बाइक लेके कभी रोड पे निकलते हो तो आपको बैरिकेड्स दिखते हैं पुलिस के, क्या करते हैं वो रोकते हैं, अगर पूरा रास्ते पे लगी है, अब आगे नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। पर कई बार देखते हो कि इस तरीके से गैप में लगी होती है, तो क्या होता है, आप बीच में से निकल सकते हो। कई बार इस तरीके से निकलना पड़ता है, इधर जाते हो बैरिकेड से, आप इधर मुड़ते हो, फिर इधर बैरिकेड से इधर मुड़ते हो, इस तरीके से आप चलते हो। यहाँ पे बैरिकेड्स क्या कर रहे हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, बैरिकेड्स लगा दो, तो बैरिकेड्स से क्या होगा कि वो उनकी अगर हाई स्पीड होगी तो स्लो हो जाएगी, कम अमाउंट में धीरे 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 निकलेंगे। तो उन्होंने जो बैरिकेड्स ने वहां रोड पर क्या किया, वहां पे ट्रैफिक को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, वहां पे जो गाड़ियां थी उनकी स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये जो बैरिकेड्स है वैसे कंडक्टर्स में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे वो आपके फ्लो को अपोज करते हैं, आपके मोशन को या बैरिकेड्स रोड पर अपोज कर रहे हैं, वैसे ही कंडक्टर में जो बैरिकेड्स होते हैं वो करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, उसके फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक बार और अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो अपोज का मतलब ये नहीं कि रोक ही लिया, जितना हो सके उतना रोको। तो यहां पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करते हैं, और कंडक्टर की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे जो रेजिस्टेंस है, ये तो समझ लिया क्या चीज है, पर ये जो रेजिस्टेंस है क्या इसे चेंज किया जा सकता है। कंडक्टर अगर रोक रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको स्मूथली हम कम कर, मतलब स्मूथली हम करंट को फ्लो करवा दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करें। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हम रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सके, बिकॉज कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। पर क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सके। तो जी हाँ, इसकी 3 कंडीशंस होती है, जो 3 कंडीशंस है जिसे हम बोलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो 3 अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है, तो चलिए अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब आपने जो कंडक्टर लिया है वो किस मटेरियल का है। बिकॉज हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लो, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, तो ये जो हर मेटल्स होते हैं, तो हर मेटल या हर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। तो सबसे पहले अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गए इसके, वो है नेचर ऑफ द कंडक्टर की, जो आपका कंडक्टर है वो किस नेचर का, किस मटेरियल का है। दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां पर रेजिस्टेंस का अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, लेंथ। अब किस तरीके से ये अफेक्टिंग फैक्टर होगा उसे हम समझे। तो जो है रेजिस्टेंस, अगर सपोज हम बैरिकेड्स की बात कर रहे थे, अब सपोज मैं बोला कि बैरिकेड्स मान लो थोड़ी सी दूर पे था, 1 या 2 बैरिकेड्स थे, तो क्या हुआ, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन वो मुश्किल से 10 सेकंड का हुआ, आप निकल गए, देन उसके बाद वापस स्मूथली चल रहे। अब सपोज अगर वो जो आपका 10 मीटर बैरिकेड, 10 मीटर तक बैरिकेड्स लगे थे, अगर उसको 50 मीटर तक बैरिकेड्स लगा दे, तब क्या होगा। अब आप ज्यादा डिस्टेंस तक आप स्लो चल रहे हो, आप ट्रबल कर रहे हो। अब वैसे ही बैरिकेड्स और 50 मीटर से 100 मीटर तक कर दिया, तो और आप ट्रबल बढ़ गया आपका, क्योंकि बैरिकेड्स बढ़ गए। अब मान लो 200 तक कर दिया, तो अब क्या हुआ, बैरिकेड्स और बढ़ गए, मीन्स आपका ट्रबल और बढ़ गया। और मैंने बताया कि रेजिस्टेंस भी एक तरीके से बैरिकेड का काम करते हैं। तो एक कंडक्टर का अगर आप लेंथ को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर बैरिकेड्स भी बढ़ जाएंगे। समझने के लिए कि कंडक्टर बढ़ा तो उसके अंदर बैरिकेड्स बढ़े, और जब बैरिकेड्स बढ़े इट मीन्स क्या हुआ, बैरिकेड्स बढ़े मतलब करंट के फ्लो को जो डिस्टर्बेंस है वो भी तो बढ़ेगा, और डिस्टर्बेंस का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना। इट मीन्स कि लेंथ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी
बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो कौन सा प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पे भी बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। तो ये जो उसकी मोटाई होती है वायर की या कंडक्टर की जो गोलाई होती है, उस मोटाई को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैसे ये रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, अगेन हम बैरिकेड्स वाला ही ले लेते हैं। जैसे रोड पे बैरिकेड्स काफी क्लोज लगे तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। अब इनके बीच में गैप बढ़ा दिया तो अब थोड़ा स्मूथली चल गए, और बैरिकेड्स बढ़ा दिए तो एक गाड़ी से 2 गाड़ी निकलने लगी, अब और तो 3 गाड़ी एक साथ निकलने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैरिकेड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली गई, तो गाड़ियां इजीली चलती गई, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा बैरिकेड्स है या फिर नहीं है। मतलब बैरिकेड्स जितने दूर होते चले गए उतना ही गाड़ियों का जाना इजी होता चला गया, स्मूथ होता चला गया। तो वैसे ही जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हो तो क्या होता है कि इनके बीच में जो एरियाज है वो गैप है वो काफी बढ़ता चला जाता है, जिससे करंट काफी स्मूथली आगे जाता है और उससे जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम हो जाता है। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। ध्यान से सुनना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता चला गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब लेंथ इज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इन दोनों को मिला देते हैं तब बनेगा जो इक्वेशन वो होगी रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोपोर्शनल रखना नहीं है अपने को, उसकी जगह क्या देंगे हम, एक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हटा लगाया इक्वल, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा एक कांस्टेंट रो एल अपॉन ए। तो ये बना फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पर रो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, साथ ही इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस के मेजर करने की बात। तो रेजिस्टेंस है उसे जो मेजर किया जाता है वो ओम में किया जाता है, और जो रेजिस्टिविटी है अब इसकी बात करें ये है क्या, उसे मेजर कैसे करते हैं। अगर होल कंडक्टर हम जो अपोज की बात करें करंट की, वो पूरे कंडक्टर के लिए तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम एक यूनिट एरिया में बात करें कि यूनिट एरिया पर लेंथ, तो ये जो यूनिट जो रेजिस्टेंस पर एरिया पर यूनिट लेंथ जो होगा उसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने काफी सारे टॉपिक एक साथ कवर किए हैं और ट्राई किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आप उसको काफी अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी टाइप की कोई यानी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरी वेबसाइट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको एक वेबसाइट मैसेज मी का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप वहां पर क्लिक करके मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी जो भी डिफिकल्टीज है वो आप पूछ सकते हैं।